छात्रों, आज हम पुनः सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित नौका विहार कविता की महत्वपूर्ण पंक्तियों को लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पूर्व भी हम इस कविता की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को पढ़ चुके हैं, तो इसी क्रम में आज हम इन काव्य पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। अब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर। आलिंगन करने को अधीर। कि अब चपला पहुँची बीच धार। चपला बिजली को भी कहते हैं, परंतु चपला नौका के लिए आया है कि अब चपला पहुँची बीच धार, अर्थात नौका बीच धार में पहुँच चुकी है। छिप गया चांदनी का कगार, अर्थात जो चांदनी दिखाई दे रही थी उसका किनारा भी छिप चुका है। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर। और दो बाहों से दूरस्थ तीर, तीर माने किनारा, और गंगा नदी के जो दोनों किनारे हैं वे दो बाहों की समान प्रतीत हो रहे थे। धारा का कृश कोमल शरीर, और ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते हैं धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धारा का जो कोमल शरीर है वह आलिंगन करने को अधीर, अर्थात उनको अपनी बाहुपाश में लेने के लिए अधीर हो रहा हो। कि अति दूर क्षितिज पर बिटपमाल, लगती भ्रू रेखा सी अराल। अति दूर क्षितिज पर बिटपमाल, अति दूर क्षितिज पर, अर्थात जहाँ पर क्षितिज, जहाँ धरती और आकाश दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं, कि अति दूर क्षितिज पर बिटपमाल। बिटप कहते हैं वृक्षों की मालाएं, अर्थात वृक्षों की पंक्तियाँ। लगती भू रेखा सी अराल, ऐसा लग रहा है जैसे उस नदी रूपी सुंदर स्त्री की भौहों की रेखाएं हों। कि अपलक नव नील नयन विशाल, माँ के ओर पर शिशु सा समीप। और ऐसा लग रहा है कि अपलक नव नील नयन विशाल। अपलक अर्थात लगातार निरंतर एक टक देखते रहना। नव माने आसमान, नील माने नीला, नयन विशाल, अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि विशाल नेत्रों से वह देख रहा हो। माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक दीप। और उस नदी के बीच में एक जो द्वीप दिखाई दे रहा है, टापू दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि माँ के उर माने गोद में एक छोटा सा शिशु सो रहा हो। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। वह कौन विहग, वह कौन क्या विकल को, उड़ता हर ने निज विरह शोक। कि उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, अर्थात प्रतीप माने उल्टा, प्रवाह को उल्टा करके वह द्वीप जो है उसमें
गोद में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। वह कौन बिहग क्या विकल कूक, उड़ता हर ने निज विरह शोक। और इतनी ही देर में कवि के लिए एक पक्षी दिखाई देता है और वह पक्षी अत्यंत व्याकुल दिखाई दे रहा है। और कूक कहते हैं चकवा पक्षी के लिए। साहित्य में चकवा और चकवी पक्षी का चित्रण विशेष रूप से हुआ है कि उड़ता हरने निज विरह शोक, अर्थात अपनी विरह की पीड़ा को हरने के लिए वह उड़ान भर रहा हो, उड़ रहा हो। चकवा और चकवी पक्षी के विषय में ये मान्यता है साहित्यकारों की कि सूर्य अस्त होने के बाद और सूर्योदय होने से पूर्व चकवा और चकवी पक्षी दोनों अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग ही समय व्यतीत करते हैं। और जैसे ही सूर्य उदय होता है चकवा और चकवी पक्षी दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि रात्रि का जो समय है चकवा और चकवी के लिए विरह का समय माना जाता है। तो वह कौन विहग, इसीलिए कवि ने इस पक्षी का इसमें चित्रण किया है कि वह कौन विहग, आखिर कौन विहग पक्षी है। क्या विकल कूक अर्थात क्या व्याकुल चकवा है, उड़ता हरने को निज विरह शोक, अर्थात वह अपनी विरह को हरने के लिए अर्थात चकवा पक्षी दूसरे पक्षिणी अर्थात मादा पक्षिणी से मिलने के लिए, अपनी विरह को त्यागने के लिए, उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए उड़ रहा है। कि छाया की कोकी को बिलोक, छाया की कोकी को बिलोक, अर्थात छाया रूपी जो मादा पक्षिणी है उसको देखकर वह उड़ रहा हो। पतवार घुमा अब प्रतनुभार, नौका भूमि विपरीत धार। और उसके बाद में कि पतवार घुमा, पतवार यानी नौका को घुमा लिया, अब प्रतनुभार नौका भूमि विपरीत धार, अर्थात अब पतली सी जो है धारा है और नौका के लिए दूसरी ओर घुमा दिया गया है। तो इस प्रकार से कवि ने चकवा और चकवी पक्षी के माध्यम से उनकी विरह वेदना और प्रकृति के सौंदर्य को इसमें प्रकट किया है। आगे हम देखते हैं कि डांडों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ताफल फेन स्फार। बिखरती जल में तार तार, चांदी के सीपों सी रलमल। नाचती रश्मियाँ जल में चल। कि डांडों के चल कर तल पसार, डांडों के चल कर तल, कर कहते हैं हाथ, जिनसे नौका चलाई जाती है, जिसके माध्यम से उस लकड़ी को डांडे बोलते हैं। कि डांडों के चल कर तल पसार, अर्थात डांडों के माध्यम से डांडे रूपी हाथों को पसार कर नौका चल रही है। और उससे क्या हो रहा है कि भर भर मुक्ताफल फेन स्फार, अर्थात जो नदी में जल के जो झाग हैं मुक्ताफल, फेन स्फार अर्थात वे उसमें बार बार इकट्ठे हो रहे हैं और उससे झाग बन रहे हैं। बिखरती जल में तार, बिखरती जल में तार हार,
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे उस जल में एकदम तार जैसे बिखर रहे हों, और बिखरती जल में तार हार अर्थात जो रत्न होते हैं, उन रत्नों से बने हुए हार के तार बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियाँ जल में चल, अर्थात चांदी के सांपों सी रलमल। और जब नौका आगे धीरे धीरे बढ़ रही है तो उसके माध्यम से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चांदी के से सर्प जो है चल रहे हों, और नाचती रश्मियाँ जल में कल, अर्थात रश्मियाँ किरणों को कहते हैं, किरणें उस जल में पड़ रही हैं तो वे रश्मियाँ नाचती हुई दिखाई दे रही हैं। रेखाओं से खिंच तरल सरल लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल फैले फूले जल में फैनिल। और लहरों की लतिकाओं में खिल, अर्थात जो जल की लहरें तरंगायित हो रही हैं, उठ रही हैं, उन लतिकाओं में खिल माने खिलना। सौ सौ शशि यानी चंद्रमा, ऐसा लग रहा है कि 100 चंद्रमा उसमें उत्पन्न हो गए हों, और 100 उड़ झिलमिल अर्थात 100 तारे जो है उसमें झिलमिला रहे हों। फैले फूले जल में फैनिल, अर्थात हर तरफ जल में जो है फैनिल अर्थात जल के द्वारा बने हुए झाग जो है उसमें हर तरफ फैले हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उस समय जो है चांदनी रात्रि का प्रतिबिंब जो है कभी उसमें देखता है पवित्र जल में, और उसी का चित्रण कवि बार बार इसमें कर रहा है। अब कवि कह रहा है कि अब उथला सरिता का प्रवाह लगी ले ले सहज था, हम बड़े घाट को सहो साह, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर में आलोकित सत विचार। और कवि जो है कह रहा है कि आगे क्या हुआ कि उथला सरिता का प्रवाह, आगे जो है प्रवाह नदी का प्रवाह जो है कम हो जाता है, और उसके बाद लग्गी अर्थात लकड़ी के सहारे जो है वे उसकी जल की थाह लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बड़े घाट को सहोत्साह अर्थात घाट की ओर बढ़ने लगे उत्साह के साथ। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर में आलोकित सत विचार, उनके मन में अनेक विचार जो है उत्पन्न होने लगते हैं। आगे कवि के मन में कौन कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कवि कहता है कि इस धारा शाही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का ये रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का ये शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। कि इस धारा सा ही जग का क्रम, जिस प्रकार से धारा निरंतर गतिमान है उसी प्रकार से इस जग का, इस संसार का क्रम भी चलता रहता है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम और शाश्वत है गति शाश्वत संगम, जिस प्रकार से जल जल में मिल जाता है और उसको अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से कवि कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार से नदी एक स्थान से उद्गम उसका स्थान होता है, समुद्र में मिल जाती है, पुनः पानी
जो है उसके बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पुनः जो है पहाड़ों पर पहुंचता है, पुनः बर्फ़ के रूप में, फिर पानी के रूप में। इस तरीके से ये क्रम चलता रहता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन का जो क्रम है वह शाश्वत रूप में चलता रहता है। कवि आगे कहता है कि शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का ये रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। और कवि कहता है कि इस आसमान का जो नीला विकास है अर्थात अनंत है आकाश, शाश्वत शशि का रजत हास, और शशि अर्थात चंद्रमा का जो रजत हास है अर्थात जो है सफ़ेद रंग का जो चांदनी बिखरी हुई है, ये भी जो है शाश्वत है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, और इन छोटी छोटी तरंगों लहरों का जो विलास है, उत्थान पतन, ये भी शाश्वत है। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। इसी प्रकार से हे जग जीवन के कर्णधार अर्थात इस जीवन रूपी नैया को पार लगाने वाले, कि जन्म मरण के आर पार शाश्वत जीवन नौका विहार। इसी प्रकार से जीवन रूपी नैया को पार लगाने वाले हे कर्णधार, मैं भूल गया अस्तित्व गान, मैं कुछ भूल गया था, और जीवन का ये शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत दान। अर्थात जीवन का ये शाश्वत प्रमाण मुझको अमृत दान करता है। मैंने इस नौका विहार से यही सीखा है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।